नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। आज से संसद शुरू हो रही है और मैं एक भविष्यवाणी कर दे रहा हूं, कम से कम पहला दिन मुझे तो नहीं लगता संसद चल पाएगी। विपक्ष के पास इतने सारे मसाले हैं और वो पहले वाला कमजोर नहीं है विपक्ष, जैसे बीजेपी के लोग दहाड़ेंगे और डर के मारे छुप जाएगा। अब विपक्ष के जो तेवर हैं, पिछले सत्र में हमने देखा राहुल गांधी के भाषण ने मोदी जी और उनकी पूरी टीम के पसीने छुड़ा दिए। तो इस बार बदले हुए राहुल है, पूरा बदला हुआ विपक्ष है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इन सबके जो भाषण होंगे वो जाहिर है हड़कंप मचाएंगे। तो इस बार विपक्ष क्या क्या करेगा, इस पे सबकी निगाह रहेगी। सबकी निगाह है कि बजट कैसा आएगा। क्या कारपोरेट दोस्तों के लिए बजट आएगा, आम आदमी को कुछ राहत देगा, महंगाई पे राहत देगा, और प्रधानमंत्री जी के उन वादों का क्या होगा जो कह रहे हैं कि हमने 8 करोड़ लोगों को नौकरियां दे दी। हम अभय दुबे जी के साथ रोज शो करते हैं और जाने माने पत्रकार हैं, एबीपी पे आप रोज देखते होंगे। बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छी किताबें लिखी है, बहुत अच्छा बोलते हैं। उन्होंने बड़ा रोचक आंकड़ा दिया। बोले 8,000 में चलिए 4 करोड़ ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम हैं, यादव हैं, दलित हैं, जो जिनको नौकरी मिली होगी तब भी वो थैंक यू नहीं कहेंगे। लेकिन आधे लोग तो जो थैंक यू कहेंगे मोदी जी को, तो आधे तो होंगे, 4 करोड़ तो होंगे अगर 8 करोड़ को नौकरी दी है। और जिसको नौकरी मिली है उसका परिवार, 3-4 लोगों का परिवार तो थैंक यू मोदी जी कहेगा कहेगा। तो अगर 4 करोड़ भी थैंक यू कहते तो 12-13 करोड़ तो केवल नौकरी नौकरी से वोट आ जाते, वो तो आए नहीं। आंकड़ा बड़ा दिलचस्प पेश किया आज उन्होंने, अभय द्विवेदी जी ने बड़ी बढ़िया बातें की हैं। योगी जी कांवड़ यात्रा पे क्यों राजनीति करके मोदी जी को पसीने पसीने कर रहे हैं, ये भी इस बातचीत का पार्ट है। चलते हैं अभय जी से के पास। उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अभय जी से मिलते हैं और बात करते हैं। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय जी आपका। आज से पार्लियामेंट का सत्र शुरू होगा। सभी मान रहे हैं कि पहला दिन तो हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, अब विपक्ष इतना कमजोर नहीं है, विपक्ष हल्ला करेगा। ये मान रहे हैं कि लोग सदन की कार्रवाई नहीं चल पाएगी आज। लेकिन फिर बजट है और बजट पे इस बार सबकी निगाह है, क्योंकि ये सरकार का ये पहला बजट है। क्या लग रहा है, ये सरकार कुछ गरीबों का ख्याल करेगी या फिर अपने कारपोरेट दोस्तों के लिए ही बजट लेकर आएगी? कैसा रहेगा बजट आपका, और क्या लगता है कि पार्लियामेंट का सेशन इस बार इतनी आसानी से बीत जाएगा या विपक्ष इस बार कस के आर पार के मूड में है? देखिए 1990 के बाद से, यानी भारत में भूमंडलीकरण की शुरुआत के बाद से बजट मुख्य तौर पर उत्तरोत्तर जो ऊपर के 15 से 20% लोग हैं, बजट केवल उन्हीं के हितों को साधने की कार्रवाई बनकर रह गया है। कहने के लिए बजट अर्थव्यवस्था का सालाना प्रबंधन है, लेकिन सारा काम इसलिए किया जाता है ताकि ऊपर के जो 20% लोग हैं, हो सकता है हम और आप भी उन्हीं 20% लोगों में आते हों, जो भी हो, लेकिन ऊपर के 20% लोगों के मकसद का ही बजट है। और जो भारत के टैक्स पेयर्स हैं, यानी जो प्रत्यक्ष कर देते हैं, डायरेक्ट टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, वो भी उन्हीं लोगों में आते हैं। तो बजट केवल गरीब आदमियों के लिए बजट नहीं है। गरीब आदमियों के लिए दो बजटों के बीच में घोषणाएं होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी कोई राहत की योजना निकाल दी हो, कभी कोई सब्सिडी का ऐलान कर दिया हो, ये दो बजटों के बीच में घोषणाएं होती रहती हैं। ये ऐलान हर साल होता है कि भाई 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता रहेगा, या किसको क्या दिया जाएगा, क्या नहीं दिया जाएगा। ये राज्यों के जो बजट होते हैं उनमें भी, और केंद्र का बजट होता है उनमें भी। अब मैं आपको बताता हूं कि इस बजट में क्या नहीं होने वाला है। होने वाला क्या है तो बजट में सामने आएगा, मैं अभी से बता देता हूं क्या नहीं होने वाला। पहली बात तो यह है कि ये बजट भी भारत में रोजगारी कम हो इसकी कोई भी गारंटी करने में असमर्थ रहेगा। न केवल असमर्थ रहेगा, इसकी कोशिश भी नहीं होगी। कोशिश करने के नाम पर झांसा ये दिया जाएगा कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, यानी अधसंरचनात्मक, यानी सड़क, पुलिया, पुल, फ्लाईओवर, ये सब जो है, मतलब ये सब बनाने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट और कर दिया है सरकार। अब इसकी पोल पट्टी में अभी आपके सामने एक एक करके खोलूंगा। एक जमाना था, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले जमाना ये था कि जब इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट होता था तो वास्तव में देश में उसकी वजह से रोजगार में बढ़ोतरी होती थी, क्योंकि ज्यादातर काम मैनुअल होता था, ज्यादातर काम हाथ से होता था। तो बड़े पैमाने पर गरीबों को उसमें से रोजगार मिलता था। इमारती काम में बड़े पैमाने पर, सड़क पर रोजगार मिलता था। अब क्या है कि इमारती काम का, कंस्ट्रक्शन वर्क का बहुत ज्यादा मशीनीकरण हो गया है। अब मिट्टी खोदनी हो,
लादनी, कुछ भी हो, सड़क बनानी हो, पुल बनाना हो, फ्लाईओवर बनाना हो, रेलवे स्टेशन बनाना हो, मेट्रो स्टेशन बनाना हो, कुछ भी करना हो, उसका बड़े पैमाने पर मशीनीकरण हो गया है, जिसकी वजह से एक आंकड़े के अनुसार पहले के मुकाबले 60% रोजगार कम मिलता है। अभी भी मिलता है, लेकिन अब वो रोजगार कुल मिला के 40% रह गया। हाँ, 40%। मशीनें आ गई, मशीनें हाँ, आ गई पहली हैं। बात तो ये है। अब आप दूसरी बात की तरफ आइए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट से रोजगार बढ़ता होता, तो भारत सरकार का जो ई श्रम पोर्टल है, आपने भी नाम सुना होगा इसका, हाँ, ई बिल्कुल, श्रम बिल्कुल। पोर्टल, उस पे जानते हैं कितने लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवा रखा है? हुँ। 30 करोड़ लोगों ने। माय 30 गॉड! करोड़ लोग ई श्रम पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करवा चुके हैं। इन 30 करोड़ लोग, ये भारत सरकार का आंकड़ा है, आप चाहें तो अभी वेबसाइट पे जाके खोल के देख सकते हैं। इन 30 करोड़ लोगों में से 90% ऐसे हैं जिनकी अगर आप औसत आमदनी के आंकड़े को देखें तो वो 10,000 रुपए, यानी कि वो गरीबी की रेखा के या तो बिल्कुल ऊपर है या उससे 1 मिलीमीटर ऊपर है, या गरीबी की रेखा पर है या उससे 1-2 मिलीमीटर ऊपर है। ये उनकी हालत है। ये देश में रोजगार की हालत। बताइए, हमने अगर अपने घर के लड़के को एमए कराया है, एमफिल कराया, पीएचडी कराई है, और अब सरकार कहती है कि इसको रोजगार मिल गया। रोजगार कौन सा मिला उसको? रोजगार ये मिला कि वो रेहड़ी लगा के मान लीजिए आम बेच रहा है, या कुछ छोटा मोटा कोई रोजगार कर रहा है, या अगर एयरपोर्ट पे लोडर की नौकरी निकली है तो वहां पर जाके 25,000 लोगों में लाइन में लगा हुआ है। तो फिर क्या फायदा हुई? उसके मन का रोजगार नहीं होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि जो आप चाहते हैं उससे बहुत ही कमतर किस्म का रोजगार तो कुछ लोगों को मिलता है, और उसमें से वो भी बहुत कम लोगों को मिलता है। ये स्थिति। अब प्रधानमंत्री का दावा यह है कि उन्होंने पिछले 10 साल में 8 करोड़ रोजगार दिए। अभी मैं ई श्रम पोर्टल का आंकड़ा आपको बता चुका हूं। 8 करोड़ रोजगारों का प्रधानमंत्री ने दावा किया, और रिजर्व बैंक की एक स्टडी का उन्होंने हवाला दिया उसका। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने रिजर्व बैंक की उस स्टडी के धुर्रे उड़ा दिए। वो खासतौर से स्टडी बनावटी किस्म के, फर्जी किस्म के आंकड़ों को लेकर वो स्टडी की गई है। जो सरकार 8 करोड़ लोगों को रोजगार देगी, उसमें मान के चलिए कम से कम 4 करोड़ लोग तो सरकार के कृतज्ञ होंगे। मैं नहीं मानता हूं 100% कृतज्ञ होंगे। हो सकता है कम से उसमें बहुत सारे मुसलमान होंगे, बहुत सारे यादव होंगे, बहुत सारे जाटव होंगे, वो नहीं होंगे इसके कृतज्ञ। बहुत सारे बीजेपी के विरोधी होंगे, वो नहीं होंगे। कम से कम 4 करोड़ तो कृतज्ञ होंगे उसके। तो उसकी कृतज्ञता उसके परिवार से 2-3 वोटों को तो और लाएगी। सही बात, लाएगी, लाएगी। 12-13 करोड़ तो मिलने चाहिए ना बीजेपी को वोट उसके बदले में। हाँ, ठीक बात है, बिल्कुल सही आंकड़ा है। केवल रोजगार के बदले में, बाकी बातों के बदले में मिलेंगे, अलग है वोट। राम मंदिर वो अलग है, तो ये रोजगार के ही वोट अंदर अलग है। है। ये तो वोट तो काफी कम मिला। अभी परसों मैं डिबेट कर रहा था, तो वो अजय आलोक थे उसमें बहस में, तो वो कह रहे थे कि मैंने कहा देखिए, वोटरों 2024 के नतीजे ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका सौदा सीधा है। आप सुशासन दीजिए, बदले में वोट लीजिए। अगर आप सुशासन नहीं देंगे, आप देंगे हिंदू बनाम मुसलमान, आप देंगे कि कांवड़ियों के लिए सब लोग नाम पट्टे लिखें अपने ठेलों पे, अपनी दुकानों पे, अपनी जाति धर्म वगैरह सब लिखें। आप ये राजनीति देंगे उनको, तो वोट नहीं मिलेगा आपको उसके बदले, क्योंकि ये रेट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इनके ऊपर लागू हो चुका है। किसी जमाने में इनके ऊपर वोट मिलता, घटते घटते बहुत कम रह गया है इसके ऊपर। भाई, हिंदुत्ववादी राजनीति का सबसे बड़ा प्रकरण कौन सा था? राम मंदिर का निर्माण और उसकी प्राण प्रतिष्ठा। इससे बड़ा प्रकरण तो नहीं हो सकता था। इससे बड़ा प्रकरण तो वही हुआ था जब बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को टूटी थी। उसके बाद अब ये हुआ इतने दिनों बाद उसका प्रकरण। जब इसका आपको फायदा नहीं मिला, तो ये नाम पट्टिकाएं, अयोध्या तक हार गए। हाँ, वही गए। नाम पट्टिकाएं लिखने का क्या फायदा मिलेगा आपको? कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। योगी जी ने वो मोदी जी पे ट्रम्प कार्ड चल दिया हो। हाँ, वो हम लोग चर्चा कर सकते हैं इसके ऊपर अलग से, उसके पीछे कारण क्या है। लेकिन मैं बजट के साथ और इसके साथ जोड़ के देख रहा हूं। अब है क्या, खुद भूपेंद्र चौधरी जो कि उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो जांच पड़ताल की है हार की, उसमें खुद उन्होंने पत्रकारों को जो बातें बताई हैं, उन बातों पे ध्यान दो तो सीधे सीधे वो अपनी ही सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने सुशासन नहीं दिया। भाई, सरकार ने मान लो आरक्षण नहीं दिया, तो आरक्षण सुशासन का हिस्सा है कि नहीं? संविधान सम्मत है। वो योगी सरकार ने नियमित रूप से बिजली नहीं दी, खुद उन्होंने कहा है, तो ये सुशासन का हिस्सा है कि नहीं? बिल्कुल है। तो ये तमाम बातें सामने हैं। अगर आप सुशासन देंगे तो बदले में आपको वोट मिलेंगे।
सुशासन नहीं देंगे तब भी कुछ वोट तो आपको मिलेगा ही, लेकिन जिन वोटों के जरिए आपका रुतबा बनता है, आपको बहुमत प्राप्त होता है, उतने वोट आपको नहीं मिलेंगे और धीरे धीरे नाराजगी आपकी बढ़ती चली जाएगी। अब एक दूसरी बात पे आइए आप कि सरकार कहेगी कल आके कि हमारा जो हमारा जीडीपी नंबर है, कुल घरेलू उत्पाद है, वो 7% है। आगे आने पर अभी जब आर्थिक सर्वेक्षण आएगा एक दिन पहले तो 7% है या 8%, ऐसा कुछ कोई आंकड़ा हम लोगों मतलब 6 से लेके 8 के बीच में कोई बड़ा आकर्षक किस्म का आंकड़ा आएगा। अब सवाल ये है कि हम लोग इस आंकड़े को कैसे समझें। देखिए, देश के विख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार के मुताबिक बजट में और सरकार जीडीपी के जो आंकड़े पेश करती है वो मुख्य तौर पर संगठित क्षेत्र से के निकले हुए आंकड़े होते हैं। उनमें वो असंगठित क्षेत्र में जो आर्थिक प्रक्रियाएं हैं उसकी नुमाइंदगी नहीं करते। अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है क्या? अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो है जिसका डिजिटलाइजेशन ना के बराबर हुआ है, जिसका फॉर्मलाइजेशन ना के बराबर हुआ है और जहां पर देश की करीबन 90% से ज्यादा श्रम शक्ति काम कर रही है। इस 2016 में जो नोटबंदी हुई थी उसने इस असंगठित क्षेत्र पर मरणांतक प्रहार किया। फिर जीएसटी ने असंगठित क्षेत्र पर मरणांतक प्रहार किया। नतीजा क्या निकला कि इस वक्त असंगठित क्षेत्र तब से लगातार 5% की दर से गिर रहा है। पिछले 7-8 साल से असंगठित क्षेत्र लगातार 5% की दर से गिर रहा है। अगर सरकार कहती है कि हमारा जीडीपी 7% है तो आप मानिए कि दरअसल जीडीपी 2 से 2.5% है। अर्थव्यवस्था केवल 2 से 2.5% की दर से आगे बढ़ रही है। कोई भी दुनिया की अर्थव्यवस्था अगर 8% की दर से आगे बढ़ रही है तो आप यकीन कीजिए कि वहां पर उस देश के बाशिंदों के चेहरे पे कुछ ना कुछ चमक जरूर होगी। हाँ, ठीक बात। हाँ, हमारे देश में कुछ ना कुछ होगी फर्क। कोई चेहरा उम्मीद से चमक रहा होगा, किसी की जेब में पैसा होगा, किसी की अंटी में एक रोजगार होगा, कुछ ना कुछ होगा जरूर चमक। यहाँ पे क्या है कि लोगों के चेहरे बुझे बुझे हैं, धुआं है इंसान का चेहरा, चिंता में डूबा हुआ है। जो चाहता है उसका 10% भी जिंदगी में उपलब्ध नहीं कर पा रहा है। बुरी हालत है इंसान की, ये हालत है इस देश की। अब आप देखिए ना भारत, अब आप तरह तरह की ये लोग बातें करते हैं। भारत के जो एयर वाइस मार्शल हैं, अभी उन्होंने हफ्ते भर पहले या शायद 4-5 दिन पहले ही उन्होंने एक भाषण दिया है। उस भाषण में उन्होंने कहा है कि रक्षा सेनाओं का आधुनिकीकरण जो है ना वो नहीं हो रहा है और आत्मनिर्भरता के नाम पर आधुनिकीकरण को रोकना रक्षा सेनाओं को कमजोर करना है। सही बात है। तो ये सब दावा करते हैं कि हम ये बनाएंगे राइफल। ये दरअसल क्या है कि विदेशी कंपनियों को निमंत्रित कर रहे हैं कि भारत में आके अपने तोप राइफल वगैरह जो कुछ भी बनाना हो बनाए। अपना तो कुछ बना नहीं सकते, उसी कहने लगेंगे कि भारत में उत्पादन हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों की। केवल डींगे मारना, बड़ी बड़ी बातें करना। अब जीएसटी की बात कहते हैं, अखबारों में आंकड़ा आता है कि इतना जीएसटी कलेक्शन हो गया, लेकिन जीएसटी की चोरी कितनी हुई? लाखों करोड़ रुपए में जीएसटी की चोरी है। फर्जी कंपनियां बनाकर इनपुट क्रेडिट लेने का बहुत बड़े पैमाने पर धंधा चल रहा है। सरकार उसको रोक पाने में असमर्थ है। जो अर्थव्यवस्था के डिजिटलाइजेशन की बातचीत होती है, आप जरा देखिए डिजिटलाइजेशन में क्या है। फर्जी आधार कार्ड, अकाउंट्स को हैक करना, बहुत बड़े पैमाने पर साइबर फ्रॉड होना, ये सारा डिजिटलाइजेशन। अब ये भी खबर सुनने में आई है कि ये जो यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन होता है, जो सुना गया है कि 20 लाख करोड़ तक पहुंच गया है ट्रांजैक्शन में, वो उस ट्रांजैक्शन पे भी सरकार एक टैक्स लगाने के लिए जा रही है। ओह माय गॉड। आगे उसकी आमदनी बढ़ेगी। जानते हो उसे क्यों टैक्स लगाना पड़ता है? इसका भी एक बहुत जबरदस्त कारण है। इसका कारण यह है कि भारत का जो निजी क्षेत्र है, जिसकी तिजोरी में लाखों करोड़ रुपए का कैश रिजर्व भरा हुआ है, जो वैधानिक रूप से सफेद धन है, लाखों करोड़ रुपए का कैश रिजर्व भरा हुआ है, लेकिन वो उसको निकाल के किसी भी किस्म का निवेश नहीं करना चाहता अर्थव्यवस्था में। क्यों नहीं करना चाहता भाई? अगर वो निवेश करेगा तो ज्यादा पैसा कमाएगा। निवेश इसलिए नहीं करना चाहता कि उसकी जो मौजूदा कैपेसिटी है उसकी फैक्ट्रियों की, वो पहले से ही 70% पे काम कर रही है मशीनें। क्योंकि अगर वो 100% भी मशीनें काम करने लगेंगी तो उनकी इन्वेंट्री इतनी बढ़ जाएगी, न बिका हुआ माल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा उनका। जब मौजूदा कैपेसिटी ही 100% पे काम नहीं कर रही है तो नई फैक्ट्री क्यों लगाएंगे, नया निवेश क्यों लगाएंगे? इसलिए अर्थव्यवस्था में जो इन्वेस्टमेंट का पुश आना चाहिए, तभी
तो वो निजी क्षेत्र करने को तैयार नहीं है। वो सारी जिम्मेदारी सरकार के पास चली जाती है, सारा काम सरकार को करना है, सरकार को और ज्यादा हमसे टैक्स लेना होगा। सरकार कहाँ से लाएगी पैसा? सरकार अगर रिजर्व बैंक कहेगी भाई और पैसा लाओ, रिजर्व बैंक तो प्रेस को ऑर्डर दे देगा, तू छाप दे पैसा। उसने पैसा और छाप दिया अगर मान लीजिए, तो फिर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा, मुद्रा की स्फीति हो जाएगी, मुद्रा का प्रसार बहुत बढ़ जाएगा, तो वो एक अलग दिक्कत पैदा होगी, बहुत बड़ी दिक्कत पैदा होगी। तो ऐसी दिक्कत पैदा होगी, इसको रुपए की कीमत गिर जाएगी, संभाले नहीं संभलेंगे, उस संभल पाएगी उस दिक्कत को। तो ऐसी स्थिति में इनके लिए जरूरी है कि उत्तरोत्तर टैक्स लगाने के तरह तरह के तरीके खोजें। तो अब ये नया तरीका इन लोगों ने खोजा है, पता नहीं लगाएंगे ये लगाएंगे, लेकिन खबर आ रही है कि शायद ये यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर भी कुछ टैक्स लगाएंगे और उस टैक्स के ऊपर भी जीएसटी होगा। ओ तेरी, ओ हाँ, तेरी। तो अभी देखिए, अभी बहुत ज्यादा सब ये होने वाला है। ये अब है कि जब ये होगा कि ये रोजगार देने में समर्थ नहीं हो पाएगा। दूसरा काम, ये निजी क्षेत्र को ऐसी कोई नीतिगत परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, इससे निजी क्षेत्र में कोई उत्साह। निजी क्षेत्र मानता है कि बाजार जो है मंदी का शिकार है। मंदी क्या है? मंदी एक तरह का एनीमिया है, जैसे मनुष्य के अंदर रक्ताल्पता हो जाती है ना, है? मंदी पूरी अर्थव्यवस्था मंदी के एनीमिया की शिकार है, रक्ताल्पता की शिकार है। तो आपको उसके बाद टॉनिक लेना पड़ता है, आयरन का टॉनिक लेना पड़ता है, तब आपकी रक्ताल्पता दूर होती है। तो सरकार के पास क्या आयरन का ऐसा कोई टॉनिक है जो अर्थव्यवस्था में इंजेक्ट कर देगा और बाजार में अचानक मंदी बढ़ जाएगी? मंदी तब बढ़ेगी बाजार में जबकि हम सब लोगों की जेब में पैसा आएगा। मंदी तो हम लोग बाजार में उतरेंगे पैसा लेके चीजों की खरीदारी करने के लिए, जोशो खरोश के साथ शॉप टिल ड्रॉप का नारा देते हुए हम लोग जाएंगे, सब करेंगे, तभी आएगी तभी मंदी हटेगी। तो इस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था काफी विकट संकट का सामना कर रही है। मोटे तौर पे अगर हम कहें तो आपने एक कुपोषण का शिकार बच्चा देखा हो, जो बचपन से ही कुपोषण के शिकार हो जाते हैं मां के पेट से ही, तो उसका सिर बड़ा होता है, बाकी शरीर उसका पतला होता है, बाकी शरीर बहुत कमजोर होता है, सिर केवल बैलून की तरह पूरा होता है उसका कुपोषण का शिकार। तो भारत में क्या है कि जो हाई एंड चीजें हैं खूब बिक रही हैं, जैसे लो एंड कारों, एंट्री पॉइंट की कारों का मार्केट कोलैप्स हो गया है पूरी तरीके से, कोई नहीं खरीद रहा है। 40,000 करोड़ रुपए की कारें खड़ी हुई है, बनी बनाई तैयार, कोई नहीं खरीदने को तैयार है। 18 लाख की, 20 लाख की, 25 लाख की, 30 लाख की, 35 लाख की कार दबादब बिक रही है, बड़ी बड़ी कारें बिक रही हैं। तो हाई एंड चीजें हो रही है, नहीं सब कुछ जो कुछ अर्थव्यवस्था है वो पूरी की पूरी ऊपर के लोगों, ऊपर के 20% लोगों के काम की है। वहीं पूरा का पूरा जो इनकम टैक्स के लिए बहस होती है ना कि भाई डिडक्शन बढ़ा दीजिए, इनकम टैक्स के रेट कर दीजिए, वो भी सब ऊपर के लोगों में ही आता है। नीचे के लोगों के लिए क्या है? नीचे के लोगों के लिए लाभार्थी स्कीम है जो 2 चुनावों के बीच में घोषित होती है। देखो ठीक बात है, वो कहा भी आता है ना कि माल कमाएगा गुजरात का भाई, घंटा बजाएगा यूपी बिहार का भाई, तो यहाँ के लोग तो घंटा बजाने के लिए ही हैं। लेकिन जब ये सब चीजें आएंगी, आपको क्या लगता है विपक्ष के तेवर क्या होंगे पार्लियामेंट में? आसानी से सरकार को, कांग्रेस का घोषणा पत्र अगर आप देखें, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा था कि वो एक नई अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए जाएंगे। तो कांग्रेस को तो इस प्रकार का जो आर्थिक सर्वे आएगा और जिस प्रकार का बजट आएगा, कांग्रेस तो उसका बहुत कड़ा विरोध करेगी और कांग्रेस के साथ साथ दूसरे उसके सहयोगी दल हैं वो भी उसके खिलाफ खड़े होंगे। विपक्ष तो बहुत जम के उनकी आलोचना करेगा। और आजकल देखिए, एक जमाने में क्या होता था कि संसद में बजट जैसे आता था पूरी संसद उसके ऊपर बहस करती थी। तो इसमें कोई इस सरकार की गलती नहीं है, पहले से चला आ रहा है। अब क्या हो गया है कि संसद में कमेटियां बना दी गई, स्टैंडिंग कमेटियां हैं, तो बजट के विभिन्न प्रावधान जो हैं वो स्टैंडिंग कमेटियों को भेज दिए जाते हैं। तो स्टैंडिंग कमेटियां उन चीजों पर चर्चा करती हैं, पता नहीं करती हैं कि नहीं करती हैं, और वो जो चर्चा करके वहां से जो निकलता है वो सदन में पेश किया जाता है। तो सीधे सीधे बजट के प्रावधानों के ऊपर सदन में बहुत कम बहस होती है, वो स्टैंडिंग कमेटियों में ज्यादा बहस होती है। अब देखिए किस तरीके से करते हैं। पहले रेल बजट अलग आता था, रेल बजट की चर्चा होती थी, आपको याद होगा, रेल बजट का बड़ा इंतजार होता था। अब जो रेलों की हालत है, रेल बजट की कोई चीजें अलग से गायब ही हो गई, दिखाई नहीं पड़ती, रेल बजट पे चर्चा भी सुनाई नहीं पड़ती। ये सब चेंज करने के पीछे सरकार की मंशा क्या है? नहीं देखिए, रेल बजट को अलग, बहुत दिनों से इस बारे में बहस चल रही थी कि रेल बजट को अलग नहीं होना चाहिए और रेल बजट को मुख्य बजट के अंदर ही शामिल कर देना चाहिए। अभी भी रेल चूंकि देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला विभाग है, रेल से ज्यादा रोजगार कोई एक विभाग रेल से ज्यादा रोजगार नहीं देता।
तो इसीलिए सब लोग चाहते हैं कि रेल मंत्रालय उन्हें मिले। ये सब अब ये यहाँ पे जब मंत्रालय बढ़ रहे थे तो उसमें भी नीतीश कुमार खुद भी रेल मंत्री रह चुके हैं, लालू यादव भी रेल मंत्री, बिहार के लोग सबसे ज्यादा रेल मंत्री रहे। सारे रेल मंत्रियों में देखिए तो बिहारियों की संख्या ज्यादा होगी सबसे ज्यादा। तो वो लोग चाहते थे कि रेल मंत्रालय उन्हें मिले, लेकिन नहीं मिला उनको रेल मंत्रालय। मोदी जी ने अश्विनी वैष्णव को ही दिया, उन्हीं के ऊपर भरोसा करते हैं। लेकिन निरंतर रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी एक फिर महीने में ही इतनी हो गई सरकार। अभी शपथ लिए हुए जब से मोदी जी ने लगातार घटनाएं हो रही हैं। क्यों हो रही है रेल दुर्घटनाएं? क्या नियंत्रण नहीं है रेल मंत्री का? बहुत नहीं, बदइंतजामी बहुत है। देखिए ये बदइंतजाम, देखिए ये सरकार, इस सरकार की जो इनकॉम्पिटेंस है वो लीजेंडरी है। इस सरकार की जो अक्षमता है, ये इसका कोई जवाब नहीं है। आप उसमें ये सरकार केवल बड़ी बड़ी बातें करने के लिए जानी जाती है, डींगे मारने के लिए। और मोदी जी इतना गंभीर चेहरा बनाकर, जैसे बिल्कुल पृथ्वी का सबसे बड़ा सत्य बोल रहे, जब वो ऐसी डींगे मारते हैं उनका चेहरा देखिए आप, कितना उनके चेहरे पे आत्मविश्वास होता है, कितनी गंभीरता होती है उनके चेहरे पे। जैसे अभी अभी वो एडम स्मिथ की किताब वेल्थ ऑफ नेशन पढ़ के आ रहे हो। एक बात और बताइए अभय जी, एक विवाद बहुत ज्यादा इस समय छाया हुआ है पूरे देश में, वो है यूपी सरकार का वो कांवड़ यात्रा में जो लोग ढाबे ठेले वाले, अब तो पूरी यूपी में हो गया है कि सब लोग अपना नाम लिखेंगे। मकसद वही है कि एक मुस्लिम समुदाय को टारगेट करना है। कांवड़ यात्रा करके लौट रहे थे कल मुजफ्फरनगर में लोग, और वहां पे दाल में प्याज मिल गया उनको, तो उन्होंने पूरा ढाबा तोड़ दिया। ढाबा मालिक का नाम प्रमोद है, वो हिंदू था। मेरी समझ में दो चीजें नहीं आती अभय जी। जब आप पूजा करने जा रहे होते हैं या पूजा करके आ रहे होते हैं, आप भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, बड़े शांत मन होता है। दाल में प्याज आ गया तो ढाबा तोड़ दो। पिछले दिनों हिंसक घटनाएं हुई थी, उसमें एक कांवड़िया के पास तमंचा निकला था। कई कांवड़िया नशे में होते हैं। तो मैंने तो कल ट्वीट कहा कि जिस तरह ढाबा मालिकों के नाम पते लगा रहे हो, उस तरह जो कांवड़ यात्रा करने जा रहे हैं, इनका भी एक बार करेक्टर सर्टिफिकेट तो जांच ले। कई बार अपराधी किस्म के लोग चल देते हैं, तरह तरह के नशा करते हैं। सबकी नहीं कह रहा मैं, बहुत सारे लोग भक्ति भाव के साथ भी जाते हैं। मुझे आज तक किसी टाटा बिरला अंबानी अडानी का बेटा कांवड़ यात्रा लेके जाते हुए नहीं दिखाई दिया। आज तक किसी मंत्री का बेटा मुझे कांवड़ यात्रा लेके जाते हुए दिखाई नहीं दिया। किसी IAS IPS का बेटा दिखाई नहीं दिया। मैंने देखा बहुत गरीब तबके के लोग, उसमें भी खासतौर से पिछड़ी जाति के बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा कांवड़ यात्रा लेके जाते हैं। मंत्री और नेता जो होते हैं वो अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं, वहां पढ़ाते हैं, वहां सेटल करते हैं। यहाँ के बच्चों से कहते हैं बेटा कांवड़ यात्रा लेके जाओ, मंदिर मस्जिद पे झंडा फहराओ, अपने बच्चे विदेश में सेटल होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये फैसला है, क्या योगी जी ने इसलिए लिया कि जब योगी जी को कमजोर करने की कोशिशें दिल्ली की तरफ से चल रही हैं। रोज एक विधायक मंत्री का एक बयान आ जा रहा है, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है, ब्यूरोक्रेसी पे लगा रहा है। कल गवर्नर ही फैल गई कि क्या हाल है, बुरा है ब्यूरोक्रेट पे। तो योगी जी समझ रहे घेराबंदी उनकी चल रही है। तो उनको लगा होगा कि शायद जा रहे हैं तो जाने से पहले हिंदुत्व का इतना बड़ा कार्ड खेल दें कि जो सेंटिमेंट्स हैं हिंदू वाले वो फिर उभार दें। आपको क्या लगता है कि पूरे गेम के पीछे राजनीति क्या है? देखिए आपका आकलन कमोबेश सही है, मैं आपके आकलन से सहमत हूँ। देखिए योगी जी तो एक इस तरह के मौके का इंतजार कर रहे थे जबकि वो अमित शाह एंड कंपनी, जो कि मुख्य तौर पर नरेंद्र मोदी के कहने पर उनकी सहमति से काम कर रही है, हो ही नहीं सकता। नरेंद्र मोदी ना चाहते हो तब भी योगी जी के खिलाफ ये मुहिम चल रही है। और उनके जो प्यादे हैं, जिसमें संजय निषाद हैं, जिसके अंदर ओम प्रकाश राजभर हैं, जिसके अंदर दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, और ये तमाम हैं, इनका काम केवल यही है। तो ये लोग दिल्ली जाते हैं, शिकायतें लगाते हैं, और यहाँ पे आते हैं और मुख्यमंत्री के खिलाफ तरह तरह की पेशबंदियां करते हैं। और मुख्यमंत्री ने भी इनका जवाब इस तरह से दिया है कि इन लोगों के नाम मात्र के मंत्री रह गए, इनके ब्यूरोक्रेसी में कोई काम नहीं होते। ये जब किसी सेक्रेटरी वगैरह के पास जाते हैं या फोन करते हैं तो लोग कहते हैं साहब सीएम साहब से बात करनी पड़ेगी इसके लिए। अरे केशव मौर्य ने एक जिले में एक थानेदार का तबादला दूसरे थाने में करने का, थानेदार का तबादला नहीं करा पाया, लोगों ने बताया। हाँ, तो वो बिल्कुल एकदम दूबड़-दू चल रहा है। तू डाल तो मैं पात चल रहा है। अब योगी जी ने ये कदम उठाकर अपने विरोधियों को भी मजबूर कर दिया है भाजपा के भीतर कि वो इस कदम के साथ में खड़े हों। तो अभी कुछ दिनों के लिए मैं मानता हूं कि उन्हें इस कदम के कारण थोड़ी राहत मिल गई है, और कुछ दिनों के लिए, खासतौर से जब तक उपचुनाव नहीं हो जाते तब तक उनके खिलाफ तमाम पेशबंदी हो रही थी, वो शायद उतनी पेशबंदी नहीं होगी। लेकिन ऐसा भी सुनने में आया है कि ऊपर कुछ फैसले ले लिए गए हैं, फैसले लेकर रिजर्व कर लिए गए हैं, और कब उन फैसलों को लागू, क्योंकि कई पत्रकार इस बात को कह रहे हैं जो लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की घटनाओं पर नजदीकी नजर रखते हैं, क्या फैसले ले लिए गए? क्या फैसले हो सकते हैं? जाहिर है वो फैसले तो
एक फैसला तो निश्चित रूप से लिया गया होगा कि योगी जी के पर किस तरह और कतरे जाएं। अगर ये मुख्यमंत्री रहें भी तो बिल्कुल ढक्कन किस्म के मुख्यमंत्री रहें, इनके पास कोई अधिकार वगैरह ना हो। और दूसरा फैसला यही हो सकता है कि इनको हटा दिया जाए। दूसरे, योगी जी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन प्राप्त है, ये सब लोग इस बात को मानते हैं। और अगर योगी जी इसी तरीके से उग्र हिंदुत्ववादी कदमों को उठाते रहे और वो पार्टी और कार्यकर्ताओं को अपने पक्ष में उत्तर लाते गए, तो एक समय यह भी आ सकता है कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों को मंत्रिमंडल से निकाल दें, क्योंकि वो उन दोनों से कह सकते हैं कि आप इस्तीफा दीजिए। ये मुख्यमंत्री के अधिकार में होता है, मुख्यमंत्री के अधिकार में है किसी को भी मंत्रिमंडल का सदस्य बनाए। और अगर इस्तीफा नहीं दिया तो वो राज्यपाल को लिख के भेज सकते हैं कि आप इनको हटाइए, इनको बर्खास्त कीजिए। और राज्यपाल, आप जानते हैं कि अमित शाह को बिल्कुल फूटी आंख भी देखना नहीं सुहाती, दोनों के संबंध बहुत खराब है। अगर योगी जी ने कोई सिफारिश की तो वो दोनों को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ये कोई भी बड़ी घटना जो है ये उपचुनाव के बाद घटित हो सकती है, योगी जी के खिलाफ भी जा सकती है और योगी जी के पक्ष में भी जा सकती है। तो उत्तर प्रदेश तो अभी हम लोगों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प नजारा पेश करता रहेगा। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि लोकसभा चुनाव से पहले एक दिन ऐसा आ जाएगा कि यूपी में ऐसी जूतों में दाल बट रही होगी बीजेपी में? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो मानता हूं कि अंदर देखिए होता क्या है कि बड़ी जब आपको राजनीतिक सफलताएं मिलती हैं तो उसमें आपकी कमजोरियां छिप जाती हैं। 4 बड़ी राजनीतिक सफलताएं इन लोगों को प्राप्त हुई। उन राजनीतिक सफलताओं में पहली बार एक डेंट लगता दिखाई दिया था 2022 के विधानसभा चुनाव, जब 57 सीटें कम हो गई, आपके दोनों उप मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, एक उप मुख्यमंत्री चुनाव हार गया। तो उस वक्त मतलब ये लगा था कि कुछ ना कुछ इसमें जरूर कमी। और अखिलेश ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया, उनकी 111 सीटें आई, तो वो तब लगा था कि कुछ डेंट लग रहा है। तो वो धीरे धीरे करके 2 साल बाद लोकसभा चुनाव हुआ, तो लोकसभा चुनाव में वो डेंट निकल के सामने आ गया। अब तो अखिलेश अगर केवल लोकसभा चुनाव की कामयाबी को ही 2027 में दोहरा दें तो वो 250 से ज्यादा सीटें जीत जाएंगे। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजे से पहले योगी जी को छेड़ना मुश्किल हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। नहीं, मेरा मानना है कि अभी जरूरी नहीं। देखिए, योगी जी को जल्दी भी हटा सकते हैं, लेकिन हटाने में 6 महीने का टाइम भी ले सकते हैं, क्योंकि विधानसभा के चुनाव तो 2027 में है। हाँ, सही बात है, तो टाइम है। लेकिन यूपी की राजनीति में बहुत मजा आता रहेगा, हम डिस्कशन करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने तक कीमती समय दिया, थैंक यू। तो ये थे अभय दुबे जी, और आपने सुना कि क्या तरीके से उन्होंने बताया कि हमारी जीडीपी का हाल क्या है और झूठ के आंकड़े कहाँ कितने परोसे जाते हैं। मुझको यकीन है अपनी बातचीत, ये वाली बातचीत आपको पसंद आई होगी। मुझे को कमेंट से बताइएगा कैसी लगी बातचीत। थैंक यू।